है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं झटके खा रही है, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तमाम मुद्दों को रखते हुए जमीनी स्तर पर उतरी और बेरोजगारी महंगाई को लेकर के जिस ढंग से जनता के बीच पहुंची, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से रुझान सामने आ रही है, खास तौर पर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग जो मुकाबला है वो कांटे का है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटों पर सिमटती हुई नजर आएगी, लेकिन सपा इस वक्त 35 से 40 सीटों पर कहीं ना कहीं आगे चल रही है। वहीं बिहार का रुख करें तो नीतीश कुमार के पलटी मारने के बावजूद एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कई सीटों पर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एनडीए गठबंधन है उसको झटका लग रहा है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के बीच रखे और नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से उनका कार्यकाल था उस दौरान उन्होंने नौकरी का मुद्दा उठाया और नौकरियां दी, उसका फायदा इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अमन जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं। सारे एग्जिट पोल जो है वो धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर बात है, क्योंकि जितने एग्जिट पोल थे, जितने कयासबाजियाँ थी, वो कहीं ना कहीं अब उलटते हुए दिखाई पड़ती हैं। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें सिराज, जहाँ पर लगभग बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। अगर देखें 2014 में 71-72 सीटें उनके पास आती हैं, 2019 में उनके पास 62 सीटें आती हैं और यही कहा जा रहा था कि उस सबको पीछे छोड़ते हुए बीजेपी इस बार 80 सीटें, यानी कि जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है वो 80 सीटें लेकर आएगा। लेकिन जो रुझान है वो दिखाना चाहूँगा। रुझानों पर अगर जो हम बात करें तो समाजवादी पार्टी देखिए 36 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। साथ में अगर हम इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं कांग्रेस को जोड़ दें तो 9 सीटें, आज़ाद समाज पार्टी को जोड़ दें 1 सीट, यानी कि 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन या उसके आसपास के लोग नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी महज 32 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है, जो ये बताता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा कह सकते हैं कि बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनका फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी उसमें वो 300 से भी कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ बीजेपी को पर्सनली अगर कहा जाए पार्टी के तौर पर तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ये दम भरा था कि 300 प्लस सीटें जिस तरह से आई थी 303 के आसपास 2019 में, इस बार वो 350 या उससे प्लस सीटें लेकर आएंगे। लेकिन वो सारी बातें जो उनकी बातें थी, कयासबाजी थी, वो कहीं ना कहीं उनको झटका देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और जिस तरह सीटें आती हुई उनको नज़र आ रही हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। और साथ में बीजेपी को भी यहाँ से मंथन करने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 2014 में 71 और 19 में 62 सीटों पर कब्जा किया, अब जिस तरह से उन्होंने सीटें खोई हैं तो आखिर कहाँ उनसे चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, क्या लोगों ने उनके जो राम मंदिर के मुद्दा उठाया क्या उसको नकार दिया, या और जो तमाम सारे मुद्दे बेरोजगारी को लेकर है, पेपर लीक का मुद्दा रहा, क्या इन सब मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है। तो ये अब अपने आप में बड़ा उलटफेर है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी 2019 में 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आई थी, 14 में 2 सीटें उनके पास थी और इस समय अगर देखा जाए तो 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से जो मिलकर लड़े यहाँ पर उनके लिए जीत है। और साथ में अगर यहाँ पर मायावती का साथ अगर कहा जा सकता है कि अगर मिलता इंडिया गठबंधन को तो मेरे ख्याल में ये जो आंकड़े हैं ये 60 के आसपास जा सकते थे। साथ में बिहार की अगर बात करें, बिहार में भी कुछ जो स्थिति है वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एनडीए कुनबा है वो 20 से 25 सीटों पर आ रहा है, वहीं 15 से 20 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है वो भी दिखाई पड़ता है। तो ये तमाम जो आंकड़े ये बताते हैं कि इस तरह से जो बीजेपी के तमाम या उनके साथ ही जितने दल थे उनके तमाम सारे जो मुद्दे थे, जनता ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप देखिए पाटलिपुत्र से लगातार रामकृपाल यादव आगे रहे थे 2 बार, इस बार मीसा भारती वहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। सारण सीट पर भी हम देखें बिहार में जहाँ पर राजीव प्रताप रूडी लगातार जीतते रहे, उनको भी इस बार पीछे देखा जा रहा है। तो अपने आप में कई तरह की जो बड़ी बड़ी सीटें थीं वो उन पे जो बीजेपी के बड़े मजबूत प्रत्याशी थे वो पीछे दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए अमेठी में जो स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी के ऊपर जो है कई तरह के बयान देती थी, कई तरह के ललकार उनकी होती थी, लेकिन जिस तरह से वो अपनी सीट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बहुत पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि अमेठी को माना जा रहा था राहुल गांधी अगर वहाँ चुनाव नहीं लड़े हैं तो स्मृति ईरानी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अगर स्मृति ईरानी वहाँ से हार रही, इसका मतलब ये है कि जनता ने अब उनको नकार दिया है।
जी बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया स्मृति ईरानी का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी मोदी सरकार में 6 जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो कहीं ना कहीं अभी पीछे चल रहे हैं। खासतौर पर अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी जैसे, अजय मिश्रा, टोनी, जो ये तमाम जो कह सकते हैं चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिसमें वो कह सकते हैं लिस्ट अगर निकाली जाए तो तमाम सारे लोग इस समय पीछे जाते हुए नजर आए, लेकिन अनुप्रिया पटेल एक बड़ा चेहरा। और देखिए राजा भैया का क्या इम्पैक्ट यहाँ पर काम किया, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की थी राजा भैया को लेकर, उन्होंने कमेंट किया था कि अब जो है ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं और तमाम तरह की बात की थी। तो क्या उनका गुस्से का शिकार या जो उनके वोटर्स थे उनके गुस्से का शिकार उनको होना पड़ा है? क्योंकि अगर ये उनको वोट नहीं किए हैं तो आप मानकर चलिए कि मिर्ज़ापुर पे इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। साथ में अगर रॉबर्ट्सगंज की बात करें, जो उनकी एक और सीट है, वहाँ पर भी पारिवारिक अंतर्कल है, जिससे लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किल होने वाली, क्योंकि जो 35 सीटें जो सपा जीत रही है, पूर्वांचल में ज़्यादातर सीटें हैं। बिल्कुल इससे ये लगा है कि जो पूर्वांचल में बीजेपी की हवा बनी हुई थी एक समय, उनको वहीं पर अपने गढ़ में मात मिली है। और इसमें राजा भैया की भूमिका क्या बहुत बड़ी हुई है, ये भी बीजेपी को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ऐन वक्त पे उन्होंने राजा भैया को नाराज़ किया और राजा भैया ने कहा अपने समर्थकों से जिसको चाहे उसको आप वोट दीजिए, क्या वो पूरे का पूरा मामला सपा के पक्ष में आता हुआ नजर आया? जौनपुर में भी जिस तरह धनंजय का रुख दिखाई दिया, क्या वो उनके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ा? तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो लगातार बीजेपी के लिए इस बार काम नहीं किए और इसका सीधा सीधा फायदा जो है समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आया। सर एक जो है बिहार का अगर रुख करें तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ठीक इंडिया गठबंधन का नींव रखा, उसके बाद से देखा गया कि वो पलटी मारते हुए नजर आए। उसके बावजूद जो है एनडीए गठबंधन को बिहार में झटका लग रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जनता के बीच अपने मुद्दों को रखा, क्या वो काम होता हुआ नजर आ रहा है क्या, या फिर जो कह सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है इसका फायदा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर पहले ही कहा जा रहा था कि वो 4-5 सीटों से ऊपर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो वो यहाँ से 14-15 सीटों पर आगे दिखाई पड़ती है उनकी पार्टी। वहीं बीजेपी को यहाँ पर लॉस हो रहा है कि 10 से 11 सीटों पर बीजेपी है। तो आप देखिए किस तरह से बीजेपी को अब लोग, जो जनता है जो अब तक सराखों पर रख रही थी, क्योंकि 2000 अगर हम बात करें 2019 की, तो उसमें 39 सीटें एनडीए कुनबों की मिलती हैं, बीजेपी को 17 की 17 सीटें वहाँ पर मिलती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति यह है कि उनको 6 से 7 सीटों का घाटा बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो 14-15 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जो आरजेडी है, जिस तरह से उसने प्रचार प्रसार किया और एक भी सीट उनके खाते में 2019 में नहीं आई थी, उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है। 5 से 6 सीटें उनके हिस्से में आती हुई नजर आ रही है। मीसा भारती आ गए हैं, रोहिणी आचार्य भी जो आचार्य हैं वो आगे दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ से 2 से 3 सीटें पे बढ़त बनी हुई है। वहीं पप्पू यादव बढ़त बनाए हुए, पवन सिंह बढ़त बनाए हुए, हिना शाह बढ़त बनाए हुए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए चुनाव उतना कह सकते हैं मजबूत नहीं रहा है अगर तमाम राज्यों की बात करें। हाँ, अगर सरकार में आने की बात करें तो बीजेपी लगभग बहुमत के आसपास ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बहुमत आसानी से प्राप्त कर ले, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो 270 से नीचे दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछली बार के मुकाबले इस चुनाव में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वह कौन सी गलती की जिसका खामियाजा इस चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें खुलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बना रहा है, आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की कौन सी गलतियां हैं जिसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कई मुद्दे रहे हैं आप, और मुद्दे आप देखेंगे यहाँ पर राज्यों के हिसाब से क्षेत्र अनुसार मुद्दे नजर आते हैं। आप हरियाणा से शुरुआत करेंगे तो हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के खिलाफ रही है, एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश सरकार के खिलाफ रही, जिसमें किसान आंदोलन भी एक मजबूत आधार बना। इसके अलावा अग्निवीर योजना एक मजबूत आधार बनी, और साथ में जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी और लगातार एकजुट होकर के जैसे विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस भरा। उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी अब देखने को मिली है। आप 2022 के विधानसभा चुनावों में देखेंगे तो बीजेपी जो जादुई आंकड़ा बहुमत का था वो पार करने में कामयाब रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी राज्य से बढ़कर केंद्र सरकार के प्रति थी, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की नाराजगी थी उत्तर प्रदेश में, और उसका असर देखने को मिला है यहाँ पर। अब जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया 45 से 50 सीटें तक अब लाता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के जो नाराजगी जनता में बीजेपी के खिलाफ रही है वो क्षेत्र अनुसार रही है, जिसे बीजेपी कम नहीं कर पाई, और वही कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए अवसर भी बना। जी बिल्कुल, विपक्ष के लिए अवसर बना। लेकिन जिस तरीके से आपने हरियाणा का जिक्र किया, पिछली बार जो है यहाँ के 10 से 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या किसानों का मुद्दा या महिला पहलवानों का मुद्दा ये कहने का प्रभाव डाला?
देखिए सबसे ज़्यादा सिराज, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर किसानों का मुद्दा यहाँ पर नज़र आता है। 2014 का वो बयान, स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार विपक्ष के द्वारा दोहराया गया कि मैं प्यासी धरती को पानी देने आया, ये कहते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के हरियाणा दौरे के दौरान। अब उस बयान को लगातार यहाँ पर विपक्ष ने आगे आगे रखा, दोहराया और तमाम मुद्दे रहे। अपनी किसान आंदोलन का जिक्र किया, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन था। दिल्ली में किसान लगभग 1.5 साल तक डटे। उन किसानों में एक बड़ा तबका हरियाणा से आए हुए किसानों का भी था। इसके अलावा अग्निवीर योजना आप देखेंगे यहाँ पर सेना में जो भर्ती होती है उसमें हरियाणा के बहुत बड़ी संख्या में युवा जाते हैं और उनके कहीं ना कहीं सपने धराशायी हुए अग्निवीर योजना से। तो कई मुद्दे रहे जिसके चलते हरियाणा में भी भाजपा को झटका लग रहा है। अच्छा, आपने जो है बेरोजगार का बात जो है उठाया आपने, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला जो है उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा प्रभावी ढंग से अखिलेश यादव ने उठाते हुए नजर आए, क्या उसका फायदा देखने को मिल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की जो वापसी है उसमें जो युवा वोटर्स हैं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए पेपर लीक का मुद्दा अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे इतना गरमाया नहीं, इतना बड़ा नहीं उठा। अब 10 साल जो बीजेपी का शासन रहा केंद्र में वो सबसे बड़ी एक चीज़ बनती है। अब एक लंबे वक्त तक जब भी कोई राजनीतिक दल यहाँ सत्ता में आसीन रहता है या तो उस क्षेत्र में या उस सत्ताधारी क्षेत्र में उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बनने के कई कारण है। आपने पेपर लीक का जिक्र किया, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में या अगर आप उससे ही मात्र एक क्षेत्र की यहाँ बात करेंगे तो इतना बड़ा मुद्दा बनकर नहीं निकला। लेकिन सबसे ज़्यादा आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे किसानों की नाराज़गी रही है, महंगाई यहाँ पर भी रही है, बेरोजगारी यहाँ पर भी रही है। ये मुद्दे रहे हैं जिसके चलते बीजेपी यहाँ बैकफुट पर अब नजर आ रही है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन शाम होते होते आंकड़ों में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन तमाम तरह के दावे कर रहा था जब एग्जिट पोल को देख करके, और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को झूठा करार दे रहा था, लेकिन अब उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ अमन सर मौजूद है जिन्होंने बारीकी से आंकड़ों पर जो है वो नजर बनाई हुई है, इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप अब तक के इंडिया गठबंधन को लेकर के जो रुझान सामने आ रहे हैं? जी देखिए सिराज, जैसा पहले भी हम कहते रहे हैं कि जिस तरह की फाइट इंडिया गठबंधन ने दी वो वाकई अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल कहीं ना कहीं 150-130 तक सिमटे हुए थे। वहीं हम लोगों ने जब बात की, हम लोगों ने जब सर्वे तैयार किया तो उसमें कम से कम 280-70 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही थी। और अब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कम से कम 240-50 के आसपास कांग्रेस समय या क्या है कि इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। मिला जुला का आंकड़े देखें 232 पे बीजेपी अभी आ गए, कांग्रेस 98 पे आ गए, सपा जो है 36 पे आ गए, इसके अलावा जो टीएमसी है 21 पे, डीएमके 19 पे। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी जो लगातार ये बात कर रही थी कि वो अपने दम पर 400 के आसपास सीटें लेकर आएंगे एनडीए कुनबे की, खुद बीजेपी कह रही थी कि 300 प्लस उनकी सीटें आने वाली हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं उनके हिसाब से गलत साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन एक तरीके से जिसको हारा हुआ मान लिया गया था। किसी भी एग्जिट पोल में आपने देखा हो कि उनको सिर्फ इक्का दुक्का एग्जिट पोल थे जिसमें उनको 200 से प्लस सीटें दी गई हों, लेकिन उसके अलावा सभी ने उनको 110, 120, 130 तक कहीं ना कहीं समेट कर रखा। लेकिन जो आंकड़े अब सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे अधिक हैरानी की बात तो उत्तर प्रदेश को लेकर है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 35 सीटें या 35 से 40 सीटें जो हैं उनकी तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी 7 से 8 सीटें मिल रही हैं, यानी कि लगभग 50 सीटें ऐसी हैं और नगीना पे चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं। तो 7 से 8 सीटें कह सकते हैं कि कांग्रेस और 30 से 35-40 सीटें सपा और इक्का दुक्का सीटें और, यानी कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर जो विपक्षी दल हैं उनकी जीत होती हुई दिखाई पड़ रही है, वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी की बात करें तो 25 से 30 के बीच कहीं ना कहीं वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और ये जो पूरा आंकड़ा है ये बताता है कि बीजेपी जिस मंशा के साथ में चुनावों में उतरी थी, जिस कह सकते हैं बयानबाजी के सहारे उतरी थी, वो शायद अब जनता को उतना रास नहीं आ रहा है। और यहाँ से एक बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी उनको बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल की थी, लेकिन इस बार में समाजवादी पार्टी देखें तो काफी हद तक जो है वो सुधार देखने को मिला है। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम आए? क्या किसानों का प्रभाव रहा है, या महिला पहलवानों को लेकर के, या फिर जो राजपूत वोट बैंक है वो कहने के भारतीय जनता पार्टी से नाराज? बिल्कुल, अगर हम देखा जाए पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो बिल्कुल राजा भैया का नाराज होना, अनुप्रिया पटेल का उतना ताकतवर ना होना, पल्लवी पटेल अलग धारा में जाना, तो ये सब बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल बना। वहीं सपा और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उसने मजबूती के साथ में कहीं ना कहीं कह सकते हैं चुनाव लड़ा है और उसका रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है कि 40 सीटें कोई भी नहीं सोच सकता था। सब लोग यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो अब समाप्तवादी पार्टी बनने वाली, इस तरह की उनके बयान
बयानबाजी से, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने एक तरीके से कहें कि बढ़त बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे ख्याल में बीजेपी के नेता जो खासकर स्मृति ईरानी हैं, तमाम सारे नेता हैं जो दावे कर रहे थे अपनी जीतों का, वो अब हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में उनको अब अपना दामन बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी भी उनके ऊपर कह सकते हैं कि कोई बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी सीटें हारने का मतलब है कि बीजेपी को भी मंथन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी फिलहाल बहुमत की बात करें तो बीजेपी बहुमत में दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या ये आंकड़े बदलेंगे और क्या 12-1 बजे के आसपास कह सकते हैं कि जब पूरी तरह से चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ेंगी तो क्या नतीजों में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आसपास आ सकती है। अब इसको हर तरफ इसको लेकर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, बातचीत हो रही है। जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, जो दल है, जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे किस तरीके से जो है जीत हासिल की जाए। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है, जो उम्मीद थी, इतने टक्कर में जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन दिखाई दे रही है। खासतौर पर हम बात करें स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरे या फिर बात करें मेनका गांधी जैसे बड़े चेहरे भी अब पीछे नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर है। मेरे साथ अक्षय हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश पर जो है तमाम सीटों पर जो है बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। अक्षय, किस तरीके से देख रहे हैं जो अभी तक के उत्तर प्रदेश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और तमाम वो चेहरे हैं खासतौर पर स्मृति ईरानी, मेनका गांधी जैसे चेहरे, वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसकी? देखिए, वाकई में एक बड़ी ऐसी स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो असमंजस में है, और असमंजस से ज़्यादा मुझे चिंताएं नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए। आप देखिए जिस प्रकार से मेनका गांधी का आपने जिक्र, सुल्तानपुर से भी लंबे वक्त से वो सांसद रही हैं यहाँ पर। अब जो रुझानों में पीछे चल रही हैं मेनका गांधी, वो वाकई में बीजेपी की चिंताएं बढ़ाते हैं। और अगर आप अमेठी पर आएंगे, अमेठी में जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंची, कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद स्मृति ईरानी राहुल पर काफ़ी हमलावर होती नजर आई, कहती दिखी कि डर करके भाग गए हैं, आइए यहीं से चुनाव लड़ी जाए, गए क्यों हैं, यहीं से चुनाव लड़ करके दिखाइए। अब आप देखिए के एल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। एक सवाल गांधी परिवार कर रहा कि आखिर के एल शर्मा आए हैं, गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार क्यों नहीं। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि जो उम्मीदवार के एल शर्मा है वो गांधी के परिवार के ही सदस्य हैं, इसीलिए उन्हें यहां पर मौका दिया गया है। अब वो के एल शर्मा इतने आगे नजर आ रहे हैं कि तकरीबन 20,000 वोटों से उन्होंने स्मृति ईरानी को पीछे छोड़ दिया है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि अगर अमेठी पर ही अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो जो स्मृति ईरानी के खिलाफ बीते 5 सालों में मुद्दे लोगों के बीच उभरे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, उसे कांग्रेस कहीं ना कहीं भुना पाने में कामयाब रही है। और कहीं से कहीं अगर उसमें देखेंगे आप, सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की रही है। अखिलेश यादव जो ड्राइविंग सीट पर सवार थे इंडिया गठबंधन की, वो 40 सीटों पर जहां इंडिया गठबंधन इस समय आगे चल रहा है, उसके चलते बीजेपी की चिंता वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अब कहीं ना कहीं जीत की ओर जो है वो बढ़ना शुरू कर दिया। और खास तौर पर जो नतीजे खुलकर सामने आ रहे हैं, जो रुझान जो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन जोरदार टक्कर दे रही है एनडीए को और कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था वो धाराशाही नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम 2019 की बात करें, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आई थी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए मात्र कुछ ही अंतर से रह गई थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अभी एनडीए से इंडिया अलायंस बेशक पीछे चल रही हो, लेकिन देखा जाए तो कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। जहां पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, यहां पर बात करें डिम्पल यादव, ये ऐसे बड़े बड़े चेहरे नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं जीत अपनी सीटों पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें, वायनाड से वो आगे चल रहे हैं, अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट पर आए थे, तो रायबरेली सीट भी वो जीतते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अंतर से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं मैनपुरी की बात करें तो डिम्पल यादव भी यहाँ पर आगे है। तो वहीं अगर हम अमेठी की बात करें, स्मृति ईरानी पीछे नजर आती है। केसरगंज की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे पीछे नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, वो भी इस सीट से पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं, कैराना की बात करें, इकरा हसन की बात करें, तो वो भी इस सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक महिला चेहरा, एक युवा चेहरा और एक तरीके से एक मुस्लिम चेहरा भी है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक
बेहतर कैंडिडेट के रूप में साबित होती हुई नजर आई। तो जहाँ तक लगता है कि अभी तक तो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहाँ तक लगता है इंडिया अलायंस कई सीटें यहाँ पर दर्ज करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जो है वो कहने के कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी रुझानों का दौर शुरू है और कहीं ना कहीं रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर उत्तर भारत, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में कई सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जैसे जैसे जो समय की बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खासतौर पर